हमारे साथ जुड़ गए हैं खास चर्चा के लिए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा। मिहिर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। सर, बाजार की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही कहेंगे। हालांकि अब जो एक चीज होने वाली है वो ये कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद है। हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस हफ्ते या ज्यादा ज्यादा अगले हफ्ते ऐलान हो भी जाएगा और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा। तो बाजार की चाल आप यहां से किस तरह की देख रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको बाजार? क्या इस वक्त सस्ता है या महंगा है? महंगा है तो कौन से पॉकेट्स महंगे आपको दिख रहे हैं? धन्यवाद। देखिए, इलेक्शन की जो प्रिपरेशन है और बिल्टअप है वो मेरे ख्याल से काफी हद तक हो चुकी है। मुझे नहीं लगता मार्केट कोई मेजर नेगेटिव सरप्राइज रिजल्ट में एक्सपेक्ट कर रहा है इलेक्शन के। तो आई थिंक जो सेंटीमेंट है वो कंटिन्यूटी वाली सेंटीमेंट है कि जो करंट पॉलिसीज हैं, करंट ग्रोथ रेट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे। और ऐसा कोई मेजर डिसीजन इन्वेस्टर ऐसा कोई नहीं दिख रहा मुझे जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोक के बैठा हो कि भाई हम इलेक्शन के लिए वेट करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से टू सम एक्सटेंट कंटिन्यूटी काइंड ऑफ रिजल्ट इज डिस्काउंटेड इन द मार्केट। तो मार्केट में फिर हमें वही स्टॉक पिकिंग वाला अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने पूछा क्या मार्केट महंगा है, तो मैं कहूंगा पॉकेट्स में जरूर महंगा है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि अगर हम 7% जीडीपी ग्रोथ अचीव कर लेते हैं नेक्स्ट 1-2 साल के लिए, तो फिर अर्निंग्स ग्रोथ जो 15% की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएगी। और अगर 15% की अर्निंग्स ग्रोथ है तो मार्केट इतना महंगा नहीं है, थोड़ा रीजनेबल है, बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा गिवन द विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, मेरे ख्याल से बाजार एक न्यूट्रल जोन में है, खास करके लार्ज कैप्स में। मैं कहूंगा जो स्मॉल एंड माइक्रो कैप काउंटर्स हैं वहां पे एक तरह का फ्रॉथ और थोड़ा स्पेकुलेशन बढ़ रहा था। मेरे ख्याल से थोड़ा हमने पिछले दिनों में करेक्शन देखा है। बट जो लो फ्लोटिंग काउंटर स्टॉक्स हैं, जो स्मॉल स्मॉल फ्लोट वाले स्टॉक्स हैं, जो बिल्कुल लेस मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं, जहां पे थोड़े इन्वेस्टर्स मिलके या थोड़े पैसे डाल के शेयर प्राइस का मूव किया जा सकता है, वहां पे मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। वरना लार्ज कैप्स मैं कहूंगा कि इतने महंगे नहीं है। मेरे सर, अच्छा हुआ कि आपने जवाब दे भी दिया। जो आप फ्रॉथ की बात कर रहे थे कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में फ्रॉथ बन रहा था, इसको लेकर सेबी ने थोड़ा सा आगाह किया, एमफी ने फिर एडवाइजरी जारी की। तो आप जरा बताएंगे कि आप किस तरह के मेजर्स ले रहे हैं, क्योंकि आप भी एक म्यूचुअल फंड चलाते हैं, मैनेज कर रहे हैं फंड्स को। तो क्या सच में पोजिशनिंग थोड़ी सी चेंज हो रही है? स्मॉल कैप में आप फ्लोज को थोड़े रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और लार्ज कैप में अपना फोकस बढ़ा रहे हैं? हम तो नए फंड है, तो हमारी स्कीम अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। हम्म। पिछले नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हम लॉन्च करने की उम्मीद कर रहे हैं। बट व्यू तो काफी क्लियर है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो अच्छा कर रही है, तो डोमेस्टिक लिंक सेक्टर्स तो एक तो अच्छा करेगी ही। प्लस हम एक कहते हैं कि जो इंडिया है, इसका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स है वो 7 डीज हैं। उसमें डेमोक्रेसी, डिजिटाइजेशन, डेमोग्राफिक्स, इस तरह के जो ड्राइवर्स हैं वो इंडिया के लिए मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10-20 साल के लिए ड्राइव करेंगे। प्लस हमने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के और आत्मनिर्भरता के, और चाइना प्लस वन की जो हमें टेल विंड मिल रही है, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है छोटे सेगमेंट्स को। कई नए सारे सेगमेंट्स उभर के आ सकते हैं, या तो सेगमेंट जो पिछले 5-7 साल में अच्छा नहीं किए हैं वो कम बैक कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि 2006 से लेके 2011-12 तक एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की साइकिल आई थी, जहां पे प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी हुआ था। उसके बाद हमने स्लो डाउन देखा है। पिछले 4-5 साल में गवर्नमेंट ने काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, तो सपोर्ट हुआ है। लेकिन अब उम्मीद ये है कि जो जिस तरह से नई पीएलआई आ रही है, प्लस वन की जो मल्टीनेशनल कंपनी स्ट्रेटेजी बना रही है, और गवर्नमेंट आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया का जो कर रही है इनिशिएटिव, उसकी वजह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट में मेरे ख्याल से फिजिकल एसेट क्रिएशन जो कहते हैं हम, उसमें एक थीम बन रहा है। तो उसमें काफी सारे जो स्टॉक्स होते हैं वो स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में आते हैं। जी। मेहर सर, आपने रियल एस्टेट का जिक्र भी किया और जी सर, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। अच्छा, ठीक है। सर, आपने रियल एस्टेट का जिक्र किया।
अब मैं 2-4 सेक्टर्स के नाम लूँगा जिसमें ना हिम्मत अब नहीं हो रही है कि अच्छा इसमें कुछ नई बाइंग की जाए, क्योंकि ये सेक्टर चले बहुत हैं। चुनाव की उम्मीद में, बजट की उम्मीद में तमाम चीज़ें इनको ऊपर लेकर गई हैं। डिफेंस हो गए, सरकारी शेयर हो गए, या फिर इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स हो गए। आपको भी लगता है कि यहाँ पर वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं, या फिर विद इन सेगमेंट कुछ आपको लगता है कि आकर्षक कुछ दिख रहा है? जरा इस पर गाइड करेंगे सर आप? बिल्कुल। तो हमेशा मुझे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएसयू स्टॉक्स में क्या किया जाए। आप भी शायद यही पूछ रहे हैं। जी, जी। हाँ, तो उसमें उसमें मैं ये कहूंगा कि पीएसयू एक होमोजेनस सेगमेंट नहीं है। एक सारे सारे एक ही सेक्टर के स्टॉक्स नहीं है। उसमें भी जैसे मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर में भी अलग अलग सेक्टर्स हैं। हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है, हमारे पास पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग कंपनीज है, डिफेंस में कंपनीज है, फाइनेंस में कंपनीज है, रेलवे लिंक्ड कंपनीज हैं फाइनेंसिंग वगैरह के लिए। तो ऑयल ऑयल मार्केटिंग बहुत 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 बड़ी कंपनीज है हमारे पास, माइनिंग में बहुत सारी कंपनीज है। तो जैसे मार्केट में एक डिवर्सिफाइड सेक्टर है, वैसे ही पब्लिक सेक्टर में भी एक डिवर्सिफाइड सेक्टर्स का एक्सपोजर है हमारे पास। तो मैं इसको स्टॉक बाय स्टॉक और सेक्टर बाय सेक्टर ही देखूंगा, एक बास्केट की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। तो जैसे हमारा व्यू जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर इतना पॉजिटिव नहीं है, तो मैं रादर में कहूंगा इंडियन इकोनॉमी पे व्यू ज्यादा पॉजिटिव है ग्लोबल इकोनॉमी से। तो मेरे ख्याल से ग्लोबली लिंक सेक्टर्स है, जैसे मेटल्स एंड माइनिंग आ जाता है, ऑयल रिफाइनिंग मार्केटिंग आता है, उस पर हम थोड़े अंडरवेट रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा व्यू पॉजिटिव, और आत्मनिर्भरता डिफेंस वगैरह जो इनिशिएटिव्स हैं उस पे हमारा व्यू पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे मोर इयर्स, काफी लंबे समय तक एक ग्रोथ ट्रैक्शन दिख सकता है हमें। तो वहां पे हम पॉजिटिव है। तो इंजीनियरिंग है, डिफेंस है, रेल लिंक्स कैपेक्स है, जो कंस्ट्रक्शन लिंक जो पब्लिक सेक्टर है, वहां पे हम पॉजिटिव है। एक इसमें कैविट यही कि काफी सारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जैसे हमने डिस्क्राइब किया था, वो अभी भी 70, 80, 90% प्लस गवर्नमेंट ओनरशिप वाली है। तो ये सब काफी सारी कंपनीज में फ्री फ्लोट कम है। और उसमें मैंने देखा है कि पिछले 5-7 एक साल में, 5-7 महीने में, एक साल में काफी सारी प्राइस मूवमेंट्स हुई हैं। तो ये जहां पे लो फ्री फ्लोट है और जहां पे मूवमेंट प्राइस की बहुत ज्यादा हो चुकी है, वहां पे मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। वरना सेक्टर बाय सेक्टर देखे तो ये नजरिया बनता है। ठीक है, ठीक है। तमाम सेक्टर पर, बाजार पर हमने सवाल लिए मेहर सर से। मेहर जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए, और बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बारीकी से अपने सारे के सारे पॉइंट्स रखने के लिए। ये करीब 7% के आसपास का उछाल है, और आज इसका ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए खुला है। नॉन रिटेल का जो हिस्सा है करीब करीब वो 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, और हमने देखा था गुरुवार को ये शेयर नीचे बंद हुआ था। थोड़े वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स थे। गौरांग सर, महीने भर की बात करें तो 20-22% ये शेयर गिरा हुआ था। हालांकि ठीक है, गौरांग हमारे पास नहीं है, लेकिन एनएलसी इंडिया पर एक राय दीजिए। सोनी, बताइए क्या करें शेयर में? ये अभिषेक जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे टेक्निकली स्टॉक तो स्ट्रॉन्ग नजर ही आ रहा है। और इनफैक्ट आज अगर 245 को क्रॉस कर जाता है तो आपको और फर्दर अप्रूव नजर आएगा टुवर्ड्स 260 262 के रेंज में। और नीचे में सब मल्टीपल सपोर्ट हैं, 230 का एक अच्छा सपोर्ट है फॉर द डे। अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर यहाँ से एक हल्के से आज के लिए कंसोलिडेट कर सकता है, बट पोजिशनली अच्छा लग रहा है। 245 क्रॉस होते ही आपको 260 भी नजर आ सकते हैं। सो लेवल्स का एक बार इंतजार कर सकते हैं यहाँ।